हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज फिर से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, डूब जाएगा या डूबते हुए तैरेगा, डूबते हुए बात वाटर के इनसाइड तैरेगा, ठीक है। डूबते हुए तैरता होता है। टाइटैनिक जो था उसमें बर्फ का जो बड़ा सा पहाड़ था वो डूबते हुए तैर रहा था, तो जो जो शेलर जो था शिप का, उसको पता ही नहीं चला और जाके टकरा गया उससे। तो ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन जानना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का पहले हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन क्या था आर्किमिडीज प्रिंसिपल का? देखो क्या था, क्या क्या है, ठीक है। पहले थोड़ी ना था, अभी है, ठीक है। तो चलो आओ देखो देखो एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर। अब तुमसे पूछते तो ऐसे ही सजा करके अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग का तरीका होना चाहिए, लोग इंप्रेस करते। ओके, अब देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब कि उस सब्सटेंस का डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे सब्सटेंस का, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करने में हमें ये मदद करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब कैसे क्या, ये तुमको इसके जस्ट वाले पार्ट में समझ में आएगा, क्योंकि इस एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है तुमको रिलेटिव डेंसिटी का, लेकिन अभी समझाएंगे कंफ्यूजन होगा ज़्यादा, ठीक है। वहां पर क्लियर करेंगे सारा चीज। ओके, अब देखो द हाइड्रोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आर बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। एक डिवाइस जो हाइड्रोमीटर होता है वो उसका जो वर्किंग होता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है। भाई हाइड्रोमीटर करता क्या है, देखो किसी भी सेल के अंदर कोई केमिकल सेल होता है ना, अब उस सेल उसके अंदर केमिकल डाला जाता है, पढ़ा नहीं है लेक्लांचे सेल। ओके, अब उस सेल के अंदर कितना केमिकल्स की डेंसिटी है, ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। मतलब होता क्या है, एक सेल में ना अगर 6 वोल्ट का है तो 6 पार्टीशन होता है, तो 6 पार्टीशन में कितने केमिकल्स होंगे, ठीक है, उसकी डेंसिटी कितनी है, वो कम है, वो डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर उसको फिर से केमिकल को डालना पड़ेगा। तो ये सब चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड नंबर, अब इसके ज़्यादा वर्किंग डिटेल्स बतानी भी मैं बता देता तुमको हाइड्रोमीटर का, लेकिन तुमको जस्ट एप्लीकेशन जाना है, इसका आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर एक काम करता है। ओके, तीसरी बात जो है, द लैक्टोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ द मिल्क। मिल्क की प्योरिटी को चेक करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। एंड मिल्क आर बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है। मतलब जो मिल्क के अंदर कितने लिक्विड है, मतलब एक्स्ट्रा लिक्विड जो वाटर आपने मिला दिया है, उसको चेक करना है तो हम क्या लगाते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमें पता चल जाता है कि मिल्क इम्प्योर है या प्योर है। इसकी जानकारी हमें लैक्टोमीटर से मिलती है। ओके, लैक्टोमीटर को डिजाइन ही किया जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। ओके, अब देखो फोर्थ पॉइंट जो है उसमें जस्ट ऐसे वर्किंग होता है कि हम थर्मोमीटर को लगाते हैं ना अपने बॉडी में, तो 98 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो हमारे बॉडी में फीवर है क्या है ये पता चल जाता है कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो फीवर है, 99 है, 100 है, कितनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पता चल जाता है। वैसे ही है, उसका भी डिजाइनिंग किया रहता है। 30 रेंज तक आ गया तो इसका मतलब है कि उसमें 30 तक है तो ठीक है, लिक्विड में कोई मतलब मिल्क में 30 तक है तो ठीक है, मिल्क में कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं मिला है, लेकिन 30 से जैसे ही ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब है कि मिला है सब्सटेंस, ऐसे पता चलता है। उसके अंदर लिक्विड रहता है लैक्टोमीटर का। अब कंस्ट्रक्शन वर्किंग तुमको इसमें फिर से ये चीज़ हमें समझाना नहीं, बस यूज़ बताना है कि इसका यूज़ होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। देखो सबमरीन या शिप जो है वो वाटर पर फ्लोट करता है, तो हमें ये तो पता चले कि वो फ्लोट करेगा कि डूब जाएगा, तो उसकी जानकारी के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम में आता है, ठीक है। मतलब लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अभी जस्ट इसके बाद का जो टॉपिक है वो यही है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो उसमें जो एप्लीकेशन होता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही एप्लीकेशन होता है। वाटर का डेंसिटी होता है कितना,
1000 kg पर मीटर क्यूब, ये 1000 kg पर मीटर क्यूब जो वाटर का डेंसिटी होता है। अब इस डेंसिटी को ध्यान में रख करके हम शिप्स या सबमरीन्स बनाते हैं ताकि वो फ्लोट कर सके, तैर सके। समझ में आ रही बात है? देखो एक क्वेश्चन है, व्हेन बोट इज पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर इट डिस्प्लेसेस 600 kg ऑफ वाटर, हाउ मच इज द बायंट फोर्स एक्ट ऑन द बोट इन न्यूटन्स। न्यूटन्स में बताना है कितना बायंट फोर्स लगेगा। तो बायंट फोर्स मैंने तुमको बताया है BYANT, बायंट फोर्स वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, यही है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। समझ में आ रही बात है? मतलब जितना वेट वाटर का डिस्प्लेस होगा वो है। तो वेट कितना होगा बता मुझे, मास जितना है, मास कितना डिस्प्लेस होता है 600 kg इंटू G10, तो 600 न्यूटन, इतना जो है ना ये बायंट फोर्स लगेगा। बायंसी, बायंट फोर्स ही है, उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा। तो ये तुम्हारा था कंप्लीट एनालिसिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन का। अब नेक्स्ट पॉइंट इस पर पढ़ते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन अभी बात करी थी हमने। देखो ये कहता है क्या है कि मान लो जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, जैसे मान लो ये कंटेनर है यहाँ, और इसमें क्या है, लिक्विड डाला हुआ है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा ना WO है, मान लो सपोज करो, एंड ये कुछ ना कुछ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि ये अपने वॉल्यूम के बराबर तो ऑफ कोर्स लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। तो WL जो है ना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, यदि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो जाता है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, उसमें तैरेगा लिक्विड में। तो यही चीज कर रहा है, इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन लिक्विड if the weight of the object is equal to the weight of liquid displaced। अगर weight of liquid displaced हो जाए तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ये weight क्या है, weight किसका है, ऑब्जेक्ट का। weight of ऑब्जेक्ट नीचे लिखा हुआ है, और weight of liquid displaced। समझ में आ रही बात है? मतलब कहने का किसी ऑब्जेक्ट को फ्लोट होने के लिए जरूरी है कि जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करता है, ओके, उसका वेट दैट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो फ्लोट करेगा। तो यही है, इट स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन लिक्विड इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ओके, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। समझ में आ रही बात है? अब देखो, when an object will float or sink depends on the relative magnitudes of weight and buoyant force। वेट एंड बायंट फोर्स के रिलेटिव मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कब ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और कब सिंक करेगा। ठीक है, तो अब देखो देयर आर 3 डिफरेंट केसेस, ये 3 डिफरेंट केसेस है। रिलेटिव मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का वेट एंड उसके द्वारा लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड होगा उसका वेट के बीच आपस में कैसा संबंध है, उसी पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, सिंक होगा या डूबते हुए फ्लोट करेगा। देखो पहला केस है, if the buoyant force or upthrust exerted by liquid is less than the weight of the object will sink in the liquid। तब ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा ना लिक्विड में सिंक हो जाएगा। मतलब कहने का समझ लो, जो ये जो है ना अभी कहा ना वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेट ऑफ लिक्विड है, और मान लो ये जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट विल ग्रेटर देन वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। यही केस लिखा हुआ है। WL इज लेस देन W0। ये WO कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट नॉट भी पढ़ सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख दिया मैंने, वेट ऑफ WL इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एंड WO वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया पहला पॉइंट। अगर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कम है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट का ज्यादा वेट होने की वजह से वो क्या करेगा, डूब जाएगा। इफ द बायंट फोर्स और अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड। तब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। देखो अगर वेट ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, जो वेट ऑफ लिक्विड कौन सा लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड,
उसके इक्वल हो जाए तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा इन द लिक्विड। इन द बड़ा डेंजरस सिचुएशन होता है। इसी से बार बार मैं बता रहा हूँ, टाइटैनिक इसी से क्रैश हुआ था। ये जो है ना, ये नीचे से ऐसे तैरते रहता है, ऊपर सरफेस से बाहर आता नहीं है। तो शिप है या फिर मान लो कोई भी सबमरीन है, वो उसमें जब जा रहा है ना तो उसको पता ही नहीं चलेगा सामने पहाड़ बर्फ का है, ओके, और उसे टकरा जाएगा और फिर क्रैश हो जाता है। समझ में आ रही बात है? मतलब ये डूबते हुए तैरना इसको बोलते हैं, और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, क्रैश हो जाता है शिप। समझ में आ रही बात है? मतलब इसको क्या, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। ये डूब के अगर तैरे तो ये डेंजरस सिचुएशन होगा ही। उसके बाद है, ये समझ में आया ना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इक्वल हो जाए तो ये क्या करेगा, डूबते हुए तैरेगा। इसको कहते हैं, ये सेकेंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। फ्लोटेशन के जो वैसे तो लॉ यही है, लेकिन 3 केसेस में है, ठीक है। अगर तुमसे लॉ पूछा जाए तो तुम यही लिखोगे, लेकिन 3 डिफरेंट केसेस क्या क्या है तो तुमको ये लिख, ये 3 डिफरेंट केसेस, ये नहीं 3, 1 2 3। समझ में आ रही बात है? अब देखो, इफ द बायंट फोर्स और अप थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय, तो समझा ही दिया, इक्वल हो जाए। If the buoyant force or upthrust exerted by the liquid is more than the weight of the object will rise in the liquid। तब ऐसा केस क्या होता है, ये ऐसे अगर मान लो इसमें अगर तैरेगा इस तरह से, तो यहां से तैरेगा। समझ में आ रही बात है? ऐसे इस तरह से, क्या मैं बातें क्लियर हो रही? ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट करेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऊपर तैरेगा। समझ में आ रही बात है? तो ये सब केसेस है 3, ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अब तुमसे ये ना क्वेश्चन नंबर है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 141। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग ए बॉडी? एक कौन सा शर्त क्या है ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने का? मैं रीड कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? वैसे सारे क्वेश्चन जो है ना, 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तुम जो थ्योरी बता दिया है उसी से पढ़ लोगे, समझ लोगे, बट ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखो क्या है, वाई, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वाई इज डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग्स हैविंग ए स्ट्रैप मेड ऑफ ए थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग्स। थिन, उसका थिक क्यों होना चाहिए स्कूल बैग्स का स्ट्रिप? तो ये तो तुमको लिखवाया है मैंने नोट्स में, ठीक है, प्रेशर वाला थ्रस्ट वाला जो है ना उसमें वाले टॉपिक में। और दूसरा देखो, व्हाट डू यू मीन बाय बायंसी? बायंसी समझा ही दिया हुआ है, बायंसी टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकने की, लिक्विड की। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर? क्यों सिंक होता है, क्यों फ्लोट होता है? ये कंडीशन इन्हीं बातों पर निर्भर करता है। देखो मतलब सिंक एंड फ्लोट और फ्लोट दोनों चीज लिखा हुआ है, तो तुमको ये बातें लिखनी होगी, 3 बातें। तो अब ऐसे कंडीशन करके नहीं लिखना, बट ये ऐसे लिख सकते हो, व्हेन द वेट ऑफ द लिक्विड is less than weight of the object, then object will sink, and when weight of the liquid is equal to weight of the object, then it will float inside the liquid, and when it is greater than object, then it will float upward। मतलब लिक्विड सरफेस पर फ्लोट करेगा, ठीक है। क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि वेट जो होता है ना लिक्विड डिस्प्लेस्ड का, वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो फ्लोट करेगा, क्योंकि अपथ्रस्ट ज्यादा हो गया। समझ में आई बात है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड ज्यादा होने का क्या मतलब है? बायंसी फोर्स जो लग रहा है वो ज्यादा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर तैरेगा। अगर कम होगा तो डूब जाएगा। समझ में आ रही? तो ये जो आंसर है, ये 3rd नंबर क्वेश्चन का तुमको आंसर मिल जाएगा यहाँ से। अब बाकी फर्स्ट क्वेश्चन नोट्स में है, इन नोट्स जो हमने लिखवाया अभी, मतलब तुमने बनाया होगा थ्रस्ट प्रेशर का। दूसरा क्वेश्चन भी नोट्स में लिखा रखा है तुमने, ये नोट्स, ओके, देख लो किस पेज में लिखा है, कैसे लिखा है, तुम अपना लिख लेना। तो ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट एनालिसिस, ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन का।